Welcome to second part of Chapter 1 History, Class 10th, The Rise of Nationalism in Europe. मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। टू मैप्स दिए गए हैं आपको, एक 18th सेंचुरी यूरोप है और सेकेंड मॉडर्न यूरोप है। 18th सेंचुरी की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि आज जो आप ये देख रहे हो, इटली, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पर इतना क्लियरली आप नहीं देख पा रहे हो। यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे किंगडम्स हैं, डचीज़ हैं, कैंटोन्स, इनमें डिवाइडेड था। ये किंगडम्स होते हैं जो किंग के अंडर एरिया होता है, डचीज़ होते हैं ड्यूक के अंडर एरिया होता है, और ऐसे कैंटोन्स जो हैं वो छोटी छोटी सब डिवीज़न की जाती हैं किसी टेरिटरी की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से। तो ऐसे इन पार्ट्स में बटा हुआ था ये जो यूरोप था। यहाँ पर देखेंगे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं। यहाँ पर ऑटोनोमस रूलर हुआ करते थे, छोटे छोटे जो किंग थे या ड्यूक्स थे। तो एक एग्जांपल है कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर था या ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ये ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये इतने सारी छोटी छोटी जो है किंगडम्स का एक पैच वर्क था कि लोग जो थे सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे और अलग अलग इनका कल्चर था, कोई शेयर्ड हिस्ट्री भी नहीं थी। लेकिन बस एक चीज़ जो कॉमन थी वो ये थी कि इनकी लॉयल्टी टूवर्ड देयर रूलर, राजा के प्रति जो इनकी लॉयल्टी थी वो कॉमन थी। बाकी इन लोगों में जो है कॉमननेस की कमी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में नेशन स्टेट का बनना तो बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट था। अभी अगर मॉडर्न यूरोप को देखते हैं तो आपको क्लियर बाउंड्रीज दिखाई देती हैं, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, आप देख पा रहे हो। The aristocracy and new middle class. Till mid-18th century, there were no nation states in Europe. यूरोपियन सोसाइटी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी, द अरिस्टोक्रेसी, द पीजेंट्स एंड एक नई मिडिल क्लास बनी थी, न्यू मिडिल क्लास। द अरिस्टोक्रेसी वाज मोस्ट डोमिनेंट क्लास पॉलिटिकली एंड सोशली। दे हैव देयर कॉमन वेज ऑफ लाइफ, दे लेड लग्जूरियस लाइफ, दे ओन लार्ज एस्टेट्स एंड हाउसेस। ऑल्सो दे हैड टाइज ऑफ मैरिजेज अमंग देम, आपस में शादियां करते थे। ये जो एलीट क्लास थी आपस में ये लोग बंधे होते थे, मैरिजेस की टाइज से बंधे होते थे। न्यूमेरिकली तो ये कम ही थे, इनकी संख्या कम थी, लेकिन पावरफुल बहुत थे। जो सेकंड ग्रुप था वो पीजेंट्स का था, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इसी ग्रुप में थी। जो पीजेंट्स थे वो बहुत छोटी छोटी जमीन के मालिक थे या फ्यूडल सिस्टम के अंडर वर्क किया करते थे। वेस्टर्न यूरोप में ये टेनेंट्स के रूप में काम करते थे या स्मॉल फार्मर्स के रूप में करते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में सर्व्स के रूप में, सर्फ होते हैं गुलाम जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बाद एक नई क्लास आई, प्रोफेशनल्स की, इंडस्ट्रियलिस्ट की। ये लोग एजुकेटेड थे और इनके पास आइडियाज भी थे, ये कमर्शियल क्लास थी और ये न्यू मिडिल क्लास थी। और यही वो लोग थे जिन्होंने जो आइडियाज थे नेशनलिज्म के, यूनिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब आइडियाज इसी क्लास ने पॉपुलराइज किए। लिबरल नेशनलिज्म। फ्रॉम अर्ली 19th century द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म गॉट पॉपुलैरिटी। लिबर मीन्स फ्रीडम, इट्स लैटिन वर्ड। और ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे ये कमर्शियल क्लास थी, न्यू मिडिल क्लास, इन्हीं के आइडियाज थे ये। तो ये क्लास जो है उसके लिए लिबरल नेशनलिज्म के मीनिंग क्या थे? पॉलिटिकल स्फीयर ये था कि प्रिविलेजेस का एंड होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, ऑटोक्रेसी का एंड होना चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। बाय बर्थ किसी के पास राइट्स नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी जो है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए। इकोनॉमिक स्फीयर ये था कि मार्केट्स की फ्रीडम हो। ये कमर्शियल क्लास थी, मर्चेंट्स थे, इनको जो है ट्रेड करना था, बिजनेस करना था, इसलिए इनको फ्रीडम चाहिए। और जो स्टेट के द्वारा लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस थी उनसे भी इनको छुटकारा चाहिए था। कैपिटल की और गुड्स की फ्री मूवमेंट जो है वो भी इनकी डिमांड थी। तो इसको कैसे सोल्व किया जाए? 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाई गई, जोल्वेरियन, विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रसिया, जिसमें इन जो ट्रेडर्स थे, ये जो मर्चेंट्स थे, इनके लिए ये सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई कि ज़्यादातर जर्मन स्टेट्स जो थी 39, आपको याद होगा कि
जो नेपोलियन ने जब जिन एरियाज को कंकर किया था, तो उस वक्त उसने जो जर्मन की छोटे छोटे जो एरियाज थे उनको 39 स्टेट्स को बनाकर एक संघ बना दिया था। तो वहां पर क्या था कि इतने ज्यादा जो है टैरिफ बैरियर्स थे कि किसी व्यक्ति को जो है न्यूरमबर्ग से हैम्बर्ग जाना है तो 11 कस्टम बैरियर्स थे, और हर एक जो छोटे छोटे ये किंगडम्स थी इनकी अपनी करेंसी, अपने मेजरमेंट के तरीके थे, अलग अलग थे। तो जो ट्रेडर्स थे वो बहुत परेशान रहते थे। तो ये जो जोल्वेरियन बनी कस्टम यूनियन, इनको एक कर दिया गया, और जो करेंसी थी उनको भी कम करके 30 करेंसीज थी जिसको कम करके 2 पर ले आए, ताकि जो गुड्स एंड जो कैपिटल है उसकी मूवमेंट जो है वो इजी हो सके और व्यापारी वर्ग जो है वो कंफर्टेबल हो सके। द कंजर्वेटिज्म, द प्रिजर्वेंस ऑफ ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। जो कंजर्वेटिव्स थे उनको लगता था कि जो पुराने ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे, वो उनको प्रिजर्व करना चाहिए। अब उनको ऐसा तो लगने लग गया था कि जैसा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जिस तरह के ट्रेडिशन से पूरा उसी स्टेज पर जाना तो डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़े बहुत चेंज के साथ उसी सिस्टम को ये दोबारा लेकर आना चाहते थे। एक नया कंजर्वेटिज्म आया 1815 के बाद, जिसमें कंजर्वेटिव्स ये चाहते थे कि मोनार्कीज को रिस्टोर कर दिया जाए, सोशल हायरार्कीज जो हैं वो बनी रहें, चर्च जो है वो पावरफुल हो जाए, ऑटोक्रेटिक रूल आ जाए, और सेंसरशिप और भी जो है वो अप्लाई करना चाहते थे। तो ये जो पावर्स थी, नेपोलियन को जब हराया गया 1815 में वाटरलू की लड़ाई में, तो ब्रिटेन, रशिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, ये जो कंट्रीज थे ये पावरफुल हो गए उसको हराने के बाद। ये चाहते थे कि जो कंजर्वेटिज्म है उसको ले आए, और इन्होंने बूरबोन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया। लुई 16 थे ना बूरबोन डायनेस्टी के, तो उसी डायनेस्टी के रूलर को रिस्टोर कर दिया। फ्रांस के चारों ओर स्टेट्स की एक सीरीज बना दी गई ताकि वो फर्दर एक्सपेंशन ना कर पाए। इसके अलावा ये जो प्रसिया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने जो है आपस में बंदर बांट भी की। जो एरिया जीते, नेपोलियन ने जिन एरियाज को जीत लिया था उससे इन्होंने वापस ले लिया उसको हराकर, और उसके बाद प्रसिया को नई टेरिटरी मिल गई वेस्टर्न फ्रंटियर पर, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कंट्रोल मिल गया, और रशिया जो था उसको पोलैंड मिल गया। लेकिन एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बना था नेपोलियन के अंडर 39 स्टेट्स का, उसको इन्होंने नहीं छेड़ा, उसको अनटच्ड ही छोड़ दिया। द रिवोल्यूशनरीज 1815 के बाद जब कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए, तो उन्होंने जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो लिबरलिज्म के जो फेवर में थे, उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया। तो जो ये लिबरल नेशनलिस्ट थे, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी। ये जो सीक्रेट सोसाइटीज थी, इनका एम ये था कि मोनार्की जो है उसका एंड किया जाए, ऑटोक्रेटिक रूलर को हटाया जाए, और जो है डेमोक्रेसी लेकर आए कंट्री में, नेशन स्टेट बनाई जाए जहाँ पर कि एक कॉमन कल्चर हो, एक शेयर्ड हिस्ट्री हो, एक लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज हो। ऐसा ये नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। ऐसे ही एक पॉपुलर नेशनलिस्ट लीडर जो थे जिनका नाम था ज्यूसेप्पे मैज़नी, जिनोवा में इनका बर्थ हुआ था, और ये जो है सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी के मेंबर थे। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज की जो है वो बनाई, यंग इटली इन मार्सिले एंड यंग यूरोप इन बर्न। तो इनका ऐसा मानना था कि ये इटली को यूनिफाई करके एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर।